आज है 16 मई 2026 और 16 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से 16 मई और 15 मई के करेंट अफेयर्स भी कवर किए जाएंगे क्योंकि हमने कल क्लास नहीं लिया था। तो आज 15 मई और 16 मई के दोनों करेंट अफेयर्स की क्लास संयुक्त रूप से होगी। वीडियो बड़ी हो सकती है, क्षमा कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 12 मई, बी 16 मई, सी 21 जून, डी 5 जुलाई। इसका सही आंसर है 16 मई। हर साल हम 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका आयोजन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डेंगू दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाना और मच्छरों के प्रजनन को रोकना। इस बार जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया 2026 की थीम थी डेंगू नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। क्योंकि थीम जरूर पूछी जाती है और एक राष्ट्रीय दिवस है तो इसकी थीम आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और एक वायरल रोग है। डेंगू से बचाव के लिए घरेलू आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। मच्छरदानी और पूरी तरह आस्तीन के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। पूरे फुल कपड़े पहने, फुल पैंट पहने, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने और आसपास पानी को इकट्ठा करने से रोके। क्योंकि जो डेंगू जो फैलता है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और यह इस मच्छर के अंदर एक वायरस होता है, वायरस फैल जाता है, इसलिए डेंगू हो जाता है। ठीक है, अब कुछ राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि हाल ही के दिनों में आने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कोयला खनिज दिवस खदान श्रमिक सम्मान के रूप में मनाया जाता है 4 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण प्रशिक्षण स्मृति में हम 11 मई को मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस उद्यन मार्तन के प्रकाशन पर हम 30 मई को मनाते हैं। गोवा राज्य दिवस हम 30 मई को ही मनाएंगे। नशा मुक्त दिवस 26 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जलवायु कार्य योजना अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने लगभग 5,994 ग्राम पंचायतों और 340 शहरी स्थानीय निकायों के लिए जलवायु कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया है। यह पहल स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वर्जन 2 के तहत किया जा रहा है, जिसे 2024 में अपडेट किया गया था। इस योजना के तहत जल उपयोग, दक्षता, सूखा रोधी फसलें और कृषि वानिकी वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। राज्य सरकार विभिन्न श्रेणी के 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक सरकार ने 2025 और 30 के दौरान 15 विभागों में 105 जलवायु लक्ष्यों को निगरानी करेगा और राज्य का लक्ष्य ये भी है कि 50% से अधिक बिजली उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से हो। ठीक है, क्योंकि पेरिस समझौता वर्ष 2015 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, जलवायु कार्य योजना अभियान किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? कर्नाटक में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में काल भैरव AI कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण किस देश में किया जाएगा? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पुर्तगाल, डी इटली। ये सही आंसर है पुर्तगाल। लेकिन यहाँ पर काल भैरव नाम आया है जो कि एक हमारे देसी भाषा का शब्द है। काल भैरव भगवान शिव का नाम है और उसी के नाम पर एक मेल श्रेणी का स्वात कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। इसकी उड़ान सीमा लगभग 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह 30 घंटे से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है और AI आधारित टारगेट पहचान कर इसे स्वाम को ऑडिशन तकनीक शामिल है, टारगेट को पहचान सकता है, नष्ट भी कर सकता है। इस परियोजना को बना रहा है भारतीय कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। भारत की कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी इसको बना रही है और यह पुर्तगाल की यूरोपीय साझेदारी कंपनी स्केच पिक्सेल LDA पुर्तगाल की कंपनी है और भारत की कंपनी, ये दोनों मिलकर के
इस कंपनी का नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस भारत की, और यूरोप की जो कंपनी है स्केच पिक्सेल एलडीए पुर्तगाल कंपनी, दोनों मिलकर के इस काल भैरव का निर्माण करेंगे। और इस परियोजना के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन 777 रणनीति का एक हिस्सा है। ऑपरेशन जो 77 है यह लक्ष्य 77 देशों में रक्षा सहयोग नेटवर्क बनाना है भारत का। तो इस प्रकार पुर्तगाल, आपको बता दें कि नाटो और यूरोपीय संघ दोनों का सदस्य है, इसलिए पुर्तगाल और भारत के सहयोग से काल भैरव एआई एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये है एयरक्राफ्ट, इस प्रकार की डिजाइन का होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चा में रहे मिथुन मौसम मॉडल को किसने विकसित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, बी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है डी स्टेन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी। मिथुन मॉडल को इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमबीडी ने विकसित किया है और यह मॉडल 1 किलोमीटर के छोटे दायरे में 10 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान बता सकता है। एक मिथुन बहुत ही अच्छा टेक्निकली मॉडल है। यह मशीन लर्निंग आधारित डाउन स्केलिंग तकनीक का उपयोग करता है। इससे लाभ क्या होगा? तो लोकल जो एरिया है हमारे गांव और ब्लॉक में सही जानकारी मौसम की मिल पाएगी। फिलहाल यह जो योजना शुरू की गई है मिथुन योजना, यह उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अभी देखा जा रहा है कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भविष्य में इसे 15 राज्यों में लागू किया जाएगा और 100 वर्षों के मौसम डाटा का एआई के माध्यम से विश्लेषण करके इसे बनाया जा रहा है। तो मिथुन मॉडल कहाँ शुरू हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए घोषित एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? देखो अभी खरीफ की जो फसल खरीदी जाएगी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस खरीफ की फसल का जो मूल्य है वो बढ़ा दिया है। तो सबसे अधिक किसका बढ़ाया है? ए कपास, बी तिल, सी सूरजमुखी और डी है नाइजर सीड। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कृषि से संबंधित। इसका जो सही आंसर है वह सूरजमुखी। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी किसानों सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम खरीद कीमत है। इससे क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है खरीदने के लिए। गवर्नमेंट जब मंडी में आप सामान ले जाते हैं, कृषि फसल ले जाते हैं, तो एक न्यूनतम निर्धारित मूल्य होता है, इसके ऊपर ही फसल खरीदी जाएगी। तो इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 22 अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी घोषित की गई है। एक खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बोई जाती है। खरीफ फसलें कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान। और रबी की फसलें कब बोई जाती है भी बताइएगा। तो खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 13 मई 2026 को जारी कर दिया है और इसका निर्णय लिया है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल सदस्य समिति ने। इस धान का जो नया मूल्य हो गया ये प्रति कुंटल 2441 रुपए। वहीं पर गेहूं ए धान का, ग्रेड ए धान का जो मूल्य है 2461 रुपये। सूरजमुखी के बीज का सबसे अधिक मूल्य हो गया है, यह है 622 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा दिया गया है, यानी प्रति कुंटल पर 622 रुपये बढ़ाया है। वहीं कपास के प्रति कुंटल पर जो बढ़ोतरी हुई है 557 रुपये की हुई है। वहीं नाइसर सीड के प्रति कुंटल में जो वृद्धि हुई है 515 रुपये हुई है। और तिल जो है इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति कुंटल पर 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना मूल्य दिलाना है। उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अनुपातिक लाभ मूंग पर होगा जिसमें 61% का फायदा होगा। बाजरा और मक्का पर अनुमानित जो लाभ है वो लगभग 56% है। अरहर पर अनुमानित जो लाभ है वो 54% पर बताया जा रहा है। तो ये कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इनको आप अनाज वाइज याद रखिएगा किस अनाज का कितना मूल्य बढ़ा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो डबल आईएमपी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा का अब नया नाम क्या होगा? ए ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना, GREP, बी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण,
वीजी जी ग्रामीण जी ग्राम जी अधिनियम 2025 और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार मिशन पीएम ग्राम और डीए भारत ग्रामीण आजीविका अधिनियम। इसका सही आंसर है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे शॉर्ट में वीजी जी राम जी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 2025 में बना है। इस कानून को लागू कब से किया जाएगा? जी राम जी अधिनियम को तो 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करना। नए प्रावधान के अनुसार मजदूरों को 15 दिनों के भीतर भुगतान कराया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन जरूरी होगा और जो पैसा है सीधे श्रमिकों के खाते में जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा मनरेगा को संचालित कौन करता है? नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब बना था यह अधिनियम? मनरेगा अधिनियम बना था 2005 में। अब यह योजना चालू हुई थी 2 फरवरी 2006 से, जिसमें 100 दिनों का काम देने की गारंटी थी और इसमें भारत के अनुच्छेद 41 काम के अधिकार से संबंधित था। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत उचित मजदूरी एवं श्रमिक कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद 43। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा और यह कानून कब बना था ये याद रखिएगा, और नया कानून कब बना है ये भी जी याद रखिएगा। इसके शॉर्टकट में जी राम जी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 2025। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में ला लीगा का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रियल मैड्रिड, बी एटलेटिको मैड्रिड, सी बार्सिलोना, डी सेविलिया एफसी। सही आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने 2025-26 सीजन का 95वां ला लीगा खिताब अपने नाम कर लिया है और फाइनल में बार्सिलोना ने किसको हराया है? रियल मैड्रिड को हराया है। कितने पॉइंट से हराया है? 2-0 पॉइंट से हराया है। और ला लीगा जो खिताब है बार्सिलोना ने लगातार दूसरी बार जीता है। इस टीम के कोच का नाम है हंसी फ्लिक। याद रखिएगा, इस जीत के साथ बार्सिलोना ने अपना 29वां ला लीगा खिताब अब हासिल कर लिया। 29 बार यह खिताब बार्सिलोना ने अपने नाम किया है। तो एक बड़ी खबर है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं देख लेते हैं जो कि अभी कुछ ही समय में जारी की गई है। जीता कौन है? जैसे हाल ही में आर्चरी विश्व कप 2026 स्टेज 2, इसे चीन को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है भारत की महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने। वहीं पर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये स्पेन ने जीता है। ठीक है, वहीं पर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने। वहीं पर लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यह पेरिस सेंट जर्मन अर्थात फ्रांस ने जीता है। शीतकालीन ओलंपिक क्रॉस कंट्री स्कीइंग स्वर्ण पदक जो जीता है वो नॉर्वे ने जीता है। वहीं भारत की महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने चीन के सिंगाई में विश्व कप स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीता है। ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया। हाँ, रणजी ट्रॉफी 2026 का जो खिताब जीता है इस बार जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता है। वहीं पर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचकर विश्व खिताब भारत के साथ सह मेजबानी करेंगी इटली। ठीक है, और BCA कलाहरी वुमेन्स T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता है ब्राजील की महिला क्रिकेट टीम ने। आईसीसी वुमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी जीती है अमेरिकी महिला टीम ने। वहीं पर एच महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ अंडर 90 इंटर डिस्ट्रिक्ट वनडे टूर्नामेंट जीता है भारत की मेहसेना जिला टीम ने। वहीं पर प्रेसिडेंट कलर सर्वोच्च पुलिस सम्मान, प्रेसिडेंट कलर या सर्वोच्च पुलिस सम्मान जीता है उड़ीसा पुलिस ने। वहीं पर मार्टे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट जीता है इटली ने। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के हैं, कौन ने जीता? इटली का नाम याद रखिए। इटली के एक यानिक सिनर ने जीता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? A 14 मई, B 15 मई, C 16 मई, D 17 मई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसका जो सही आंसर है वो 16 मई। 16 मई को मुख्य रूप से यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1960 में वैज्ञानिक थियोडोर मैडम द्वारा पहले सफल लेजर संचालन में याद में बनाया जाता है। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। समाज में शांति, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। क्योंकि और इसे 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य भी बना था। इस चीज को याद रखिएगा, इसलिए इस दिन सिक्किम राज्य दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं 16 मई को। अब भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई, विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई, विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। तो ये लिस्ट है मई माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिन गार्डियंस टीम के सह मालिक कौन बने हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी राहुल द्रविड़, डी विराट कोहली। सही आंसर है राहुल द्रविड़। ETPL की एक टीम है, यूरोपियन ETPL अगस्त 2026 में आयोजित होगा। यह बहुदेशीय फ्रेंचाइजी T20 क्लब होगा। डबलिन गार्डियंस फ्रेंचाइजी को खरीदा है राहुल द्रविड़ ने, ठीक है। और राहुल द्रविड़ टीम का कप्तान भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन को नियुक्त किया गया है। टीम का कप्तान, इस टीम के कप्तान है भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन। इस लीग को अभिषेक बच्चन प्रमोट कर रहे हैं और वे इसके सह मालिक भी हैं, ठीक है। अभिषेक बच्चन और राहुल द्रविड़ ने मिलकर के इसको खरीदा है। इस लीग को अभिषेक बच्चन प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। लीग का जो आयोजन है क्रिकेट आयरलैंड क्रिकेट स्कॉटलैंड रॉयल डक क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। अब नया आयोजन हो रहा है ETPL का, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई। सही आंसर है 14 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, सॉरी इसको याद रखिएगा, इसकी जगह 15 मई लिख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1994 में की गई थी, 1994 में। और परिवार की समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है परिवार को। परिवार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। हाँ, 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था उसकी थीम है बदलती जनसंख्या प्रवृत्ति और परिवार की चुनौतियों पर केंद्रित है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुजरात के पोरबंदर तक प्रस्तावित समुद्र के नीचे प्राकृतिक गैस लाइन भारत और किस देश के बीच बिछाई जा रही है? एक लंबी लाइन है, भारत समुद्र के नीचे से बिछाई जाएगी, एक पाइपलाइन समुद्र के नीचे से चलेगी, कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पोरबंदर तक पहुंचेगी, लेकिन किस देश तक? एक कतर, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ओमान, डी है सऊदी अरब। इसका सही आंसर है ओमान। ओमान और भारत के बीच में गैस पाइपलाइन समुद्र के अंदर अरब सागर के नीचे से प्रस्तावित है। गहरी समुद्री ऊर्जा संपर्क मार्ग है जो कि ओमान के रस अल जिफान, ओमान का एक स्थान है, रस अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक बिछाई जाएगी। इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है कि ओमान और गुजरात के बीच में जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1600 से 2000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होगी। इसकी गहराई, पाइपलाइन की जो गहराई जाएगी 3450 मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है और प्रतिदिन लगभग 31 MMSCMD प्राकृतिक गैस का परिवहन होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा।
और परियोजना अनुमानित लागत है 43,000 करोड़ रुपए लगभग। तो समुद्र के अंदर से पाइपलाइन आएंगी गैस की, एक नई योजना भैया। अगला एक क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के संयुक्त एरोस्पेस पावर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? ए पुणे, बी नागपुर, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। तो वायुसेना के संयुक्त एरोस्पेस पावर सेमिनार का आयोजन किया गया है नागपुर में। यह संयुक्त एरोस्पेस पावर सेमिनार है जो कि 11 मई 2026 को इंडियन एयरफोर्स के मुख्यालय रखरखाव कमान द्वारा नागपुर में आयोजित होगा। सेमिनार का जो आयोजन है कमान और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस है एरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। सेमिनार में ड्रोन, एआई और क्वांटम कंप्यूटर स्वदेशी लड़ाकू प्रणालियों पर आधारित है। मुख्य अतिथि इस बार है एयर मार्शल यल्ला उमेश, जो रखरखाव कमान के एओसी इंचार्ज है। तो याद रखिएगा एरोस्पेस पावर सेमिनार का आयोजन 11 मई को नागपुर में किया गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की संशोधित सूची में किस देश को शामिल किया गया है? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी ब्राजील। सही आंसर है भारत। यूरोपीय संघ ने 12 मई 2026 को भारत को संशोधित मसौदा सूची में शामिल कर लिया है और इस नई सूची के अनुसार एंटी माइक्रोबियल दवाओं के नियंत्रित उपयोग से संबंधित है यह बैठक। इसका जो मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और एंटीबायोटिक प्रतिरोधक कम करना। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक बाजार है और वित्त वर्ष 2025-26 में यूरोपियों की जो हिस्सेदारी भारतीय खाद्य निर्यात में लगभग 18.94% रही। भारतीय निर्यात में अगर बात करें तो फार्म्ड झींगा का सबसे बड़ा योगदान होता है। भारतीय निर्यात में यूरोपीय संघ भारत से झींगा का निर्यात करता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब बात आती है यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और एक्सपोर्ट इन्फेक्शन काउंसलिंग भारत की आधिकारिक गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी है। ठीक है, यूरोपीय संघ में कुल 27 देश शामिल हैं लगभग। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1993 में हुई और यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी मास्ट्रिच संधि के द्वारा। और मास्ट्रिच संधि कब हुई थी? 7 फरवरी 1992 को हुई थी। उसके तहत यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा भीममंडली पर्यावरण स्थल उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है और संबलपुर जिले के नक्ती देउल ब्लॉक में है और यह स्थल 10,000 से अधिक पुरानी प्रौद्योगिकी, गुफा चित्र और शैलकला के लिए प्रसिद्ध है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है प्राचीन विरासत का संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस परियोजना में लगभग 8.3 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह अप्रोच रोड, पुल, म्यूंट और सौर ऊर्जा सुविधाएं इसमें, पर्यटन, विश्राम आदि सुविधाएं इसमें की जाएगी। हाँ, ये जो भीममंडली पर्यावरण जो स्थल है यह महाभारत काल और पांडवों की कथाओं से जुड़ा हुआ है जो कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। अब बात आई है पर्यावरण धरोहर स्थल की, तो उड़ीसा के कौन कौन से राज्य है? अभी भीममंडली इको हेरिटेज साइट संबलपुर जिले में, गुप्तेश्वर वन बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो कि कोरापुट क्षेत्र का पवित्र वन क्षेत्र है, गुप्तेश्वर वन भी उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट ये भी उड़ीसा में है जो कि प्राकृतिक स्थल है। गंधवर्धन हिल जो औद्योगिक पौधों को वनस्पति विविधता के लिए जाना जाता है, गंधवर्धन हिल ये भी पर्यावरण धरोहर स्थल में शामिल है। वहीं तमिलनाडु के कुछ स्थान देख लेते हैं जैसे एलाधुर झील, ठीक है, कंसपट्टी हेरिटेज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट,
वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड भी पर्यावरण धरोहर स्थल में शामिल है। मालविन नोंग इको विलेज जो कि मेघालय में है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, और लगभग ये सब पर्यावरण धरोहर स्थल में शामिल है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ए बायको बोरिसोस, निकोलाई देनको, सी रूमेन रादेव, डी किरिल पेटको। तो बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रूमेन रादेव, जो कि 2026 में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बुल्गारिया की संसद ने 8 मई 2026 को उनके प्रधानमंत्री पद को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले रूमेन रादेव बुल्गारिया के राष्ट्रपति थे, इस चीज को याद रखिएगा। उन्होंने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। रूमेन रादेव जो है प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन के संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव बुल्गारिया। ठीक, आज अब ये 15 मई 2025 के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम सरसरी निगाह से चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 15 मई की, हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी है? तो इसका जो विकल्प है, ए द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला, बी घरेलू लीग, और सी है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय प्रतियोगिता, डी है निजी खेल टूर्नामेंट। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय प्रतियोगिता। ठीक है, इसके डिटेल बाद में बताऊंगा क्योंकि क्लासेस बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं और इसकी डिटेल के लिए आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो इसकी डिटेल भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत पीसे को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ओमान। जल्दी से रिवीजन कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और यहाँ के जो मिजोरम के मुख्यमंत्री है इन्होंने साथ में मिलकर के किया है। तो अदरक मिशन कहाँ पर शुरू हो रहा है भैया? ये मिजोरम में शुरू हो रहा है। ठीक है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई किताब द बीच, द बार एंड द बिजारे तथा द लाफुल एंड द ए फुल किसने लिखी है? तो इस किताब को लिखा है तुषार मेहता। ठीक है, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष 2025-26 के लिए किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर होगा आर मुकुंदन। इसको हम जल्दी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्लासेस बड़ी हो सकती है। इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो अलग से बना देंगे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कर रहा हूँ। कल से रेगुलर क्लासेस लगेंगी आपकी। हाँ, बहुत ही जल्द हम इसकी लाइव क्लासेस भी चालू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन होने वाले मोहन बागान क्लब के दिग्गज पूर्व प्रकाशक जिसे टीटू बोस के नाम से जाना जाता है, इनका नाम क्या है? तो इनका सही नाम है स्वपन साधन बोस, जो कि ये मोहन बागान क्लब से खेलते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है आर मुकुंदन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं VD सतीशन। चलिए अगला क्वेश्चन, सचेत प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा है सचेत प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मोबाइल पर आधारित चेतावनी भेजना। ठीक है, और सचेत का फुल फॉर्म है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, हाल ही में नीट UG 2026 परीक्षा किस कारण से चर्चा में रही और इसके बाद NTA ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है? इसका मुख्य कारण है पेपर लीक विवाद। 3 मई को आयोजित हुई थी, जो रद्द कर दी गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
13 मई 2026 को भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर है 121वीं जयंती मनाई गई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मेरी रसोई योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेरी रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को मुफ्त भोजन किट प्रदान करना। ठीक है, इसमें ब्लू कार्ड धारक परिवारों को चुना गया है, जिसमें मेरी रसोई योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया जाएगा भैया पंजाब सरकार द्वारा? तो इसमें गरीबों को दिया जाएगा राशन किट में दाल, चीनी, नमक, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल दिया जाएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किम्बरली प्रक्रिया की अंतर स्तरीय बैठक 2026 की अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है विश्वसनीयता, अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास। किम्बरली प्रक्रिया ये 11 मई से 14 मई 2026 मुंबई में आयोजित एक बैठक होगी, भारत की मेजबानी में होगी। किम्बरली प्रक्रिया में जो नकली जो हीरे होते हैं, जो विवादित होते हैं, उनके लिए बनाई गई है। इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। इसकी डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, विशेष जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए IEPFA ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है प्रसार भारती। निवेशक और शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने अभी हाल ही में प्रसार भारती के साथ समझौता किया है, जिसमें दूरदर्शन और राष्ट्रीय चैनलों पर सूचनात्मक स्क्वाड संदेश प्रसारित करेंगे धोखाधड़ी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी के लिए भूमि हस्तांतरण की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ये लिखा है। हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर शेष बाड़बंदी कार्य के लिए 45 दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरण करने की घोषणा किस राज्य ने की है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो सरकार है सीमा बाड़बंदी हेतु BSF को 45 दिनों में भूमि सौंपने की घोषणा की है। ठीक है, उद्देश्य घुसपैठ और तस्करी को रोकना। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और सीमा बाड़बंदी कार्य सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में बता दिया। इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लाइव क्लास करेंगे, जो कि शाम के समय होगी और हर दिन होगी, लाइव होगी, जिसमें रिवीजन और जितने भी दिन भर के करंट अफेयर्स बनेंगे उसको कवर करेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।